नमस्कार, मैं जीत और फिर से एक बार लाइव हूँ अपने चैनल पर। आज हम बस्ती की कुछ जन समस्याओं से कुछ जुड़े हुए मामलों को लेकर पहुँचे हैं जिला समाज कल्याण अधिकारी के पास और उनसे बात करेंगे उन समस्याओं से संबंधित। तो नमस्कार सर, नमस्कार और नमस्कार, नमस्कार। बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, पहला प्रश्न आपसे ये था, आज बस्ती की जनता जो हमारे व्यूअर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि सर बच्चे जो है फॉर्म भरते हैं, विद्यालयों में एडमिशन लेते हैं, मोटी फीस भरते हैं और फीस भरने के बाद जब वो छात्रवृत्ति भरते हैं तो तमाम कारण बताए जाते हैं, किन्हीं न किन्हीं कारणों की वजह से उनका वजीफ़ा उनके अकाउंट में नहीं पहुँच पाता है। इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, छात्रवृत्ति योजना राज्य सरकार की संचालित होती है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और इस योजना में जो भी आय वर्ग निम्न आय वर्ग के बच्चे होते हैं, 2 लाख या 2.5 लाख से कम के बच्चे होते हैं, पारिवारिक आय इससे कम होती है, वो इस योजना में आवेदन करते हैं। निस्संदेह निर्धन परिवार के बच्चे होते हैं और हम लोगों का भी पूरे विभाग का प्रयास होता है कि सभी को छात्रवृत्ति मिल जाए। गत कुछ वर्षों में जो धनाभाव के कारण कुछ बच्चों को नहीं मिल पाता है। अब निरंतर विभाग भी प्रयास कर रहा है और गत वित्त वर्ष में इसमें काफ़ी हद तक सुधार भी देखा गया है। अब अधिकांश बच्चों को छात्रवृत्ति मिल जाया करती है। हाँ, जो बच्चे उसमें अपात्रता की कैटेगरी में आते हैं, उनमें से अधिकांश का निदेशालय स्तर से या यहाँ के स्तर से परीक्षण के उपरांत जो अपात्र होते हैं उनका रोका जाता है। इसके अलावा बाकी सभी को गत वर्ष में छात्रवृत्ति लगभग मिली है। जो छात्र छात्रवृत्ति नहीं मिली थी जिनको, उनके लिए राज्य सरकार ने विशेष प्रावधान किया पहली बार कि वित्त वर्ष समाप्त हो जाने के बाद भी उन छात्रों के आवेदन फिर अग्रसारित कराए गए और फिर उसका इस नए वित्त वर्ष में पुराने देयता का भुगतान किया गया। नीचे सर एक रेड कलर में एक डाटा लिख के आता है कि राजकोष में धन के अभाव में जो है अभी छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है। तो ये क्या प्रॉब्लम होती है और सुधार इसमें कैसे होता है? पिछले वर्ष से पूर्व के वर्षों में धनाभाव के कारण विशेषकर जनरल कैटेगरी और अन्य वर्गों में धन का अभाव रहता था, लेकिन अभी पिछले वर्ष से इसमें काफ़ी सुधार हुआ है और मुझे नहीं लगता है कि इस वित्त वर्ष में बहुत कम ऐसे चांस होंगे कि किसी का धनाभाव के कारण जो है रोका गया हो। उसमें मेरिट के आधार पर जो राज्य सरकार बजट में छात्रवृत्ति की धनराशि आवंटित करती है प्रदेश स्तर पर, उसी के अनुसार वह अनुक्रम बना करके और उसका भुगतान किया जाता है। जहाँ तक धनराशि की उपलब्धता होती है, उस सीमा तक विभाग प्रयास करता है कि सभी को लाभ मिले। ये तो सर प्रश्न हो गया मेरा छात्रों से संबंधित। अभी सर ताज़ा मामला आया है कि 2700 लगभग ऐसे मृतक हैं जिनके खाते में पेंशन पहुंच गई है। तो इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई सर? इसमें देखिए, पेंशन वृद्धा पेंशन योजना जो है, इसमें हर जनपद में आमतौर पर लाखों पेंशनर होते हैं और लाखों पेंशनर में से किसकी मृत्यु तुरंत हो रही है वो हमें नहीं पता चलता है। इसके लिए बीच बीच में हम लोग सत्यापन कराते हैं, उस समय भी हमें पता चलता है कि इतने मृतक हो गए। इसके अलावा हर वित्त वर्ष के समाप्त होने के पश्चात हम लोग उसमें रिकवरी कराते हैं, उसमें सत्यापन कराते हैं। वार्षिक सत्यापन में जो लोग मृतक या अपात्र मिलते हैं उनकी हम लोग रिकवरी कराते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसमें ये 2700 जो है इन सभी के खाते में अपात्र की धनराशि गई ही है। हो सकता है 1 महीने 2 महीने पहले किसी की डेथ हुई हो, हमें समय से जानकारी मिली हो, हमने उसे रोक दिया हो सकता है कुछ का पहले से किस्त चला भी गया हो, हमें जानकारी ना मिली हो। लेकिन उसके लिए विभाग और योजना में सम्यक प्रावधान है कि वार्षिक सत्यापन कराया जाएगा, उसका सघनतापूर्वक वो कराया जाता है हर वर्ष। और अगर त्रुटिवश किसी के खाते में धनराशि चली गई है तो उसका रिकवरी कराया जाता है। बैंक खाते पे तत्काल रोक लग जाती है और उसमें उसका रिकवरी करा के उसका लेखा शीर्ष में पैसा जमा करा दिया जाता है बैंक के माध्यम से। जो सर पेंशनर है उनके परिवार की तरफ से भी एक जीवित प्रमाण पत्र भरवाया जाता है। तो वो जीवित प्रमाण पत्र का लेखा-जोखा आप लोग के पास भी आता होगा? नहीं, वो सरकारी कर्मचारियों के लिए जो सेवानिवृत्त हुए होते हैं उनके लिए जीवित प्रमाण पत्र मांगा जाता है। हमारे विभाग में इस संबंध में आप ये मान सकते हैं कि हर वर्ष उस गांव का जो सचिव है वो और उसके उच्चाधिकारी जो वीडियो समाज कल्याण है और ये लोग, ये सभी लिख के देते हैं कि ये पात्र है और जीवित है। तो एक तरीके से आप उसे जीवित प्रमाण पत्र मान सकते हैं कि हमें पता चलता है कि कौन सा हमारा पेंशनर जीवित है और कौन सा नहीं। सर जिले में और मैं कहूँगा पूरे प्रदेश में अभ्युदय कोचिंग जो है वो चल रही थी। इस तरफ देखा गया है कि कोचिंग में कमी आई है और अभी कोचिंग सही से रन नहीं कर पा रही है। तो इस पर क्या कहेंगे? जनपद बस्ती में अभ्युदय योजना संचालित है। ये एपीएन डिग्री कॉलेज में संचालित है और नेशनल इंटर कॉलेज हरैया में संचालित है। इस योजना में निरंतर सुधार हो रहा है। इस वर्ष इसमें स्टाफ की तैनाती भी हुई है, कोर्स कोऑर्डिनेटर, मल्टीटास्किंग स्टाफ और भी स्टाफ आए हैं और वहाँ अच्छे से इम्पैनलमेंट भी हुआ है, क्लासेज भी चल रही हैं, वहाँ बच्चे भी आ रहे हैं
और स्टैंडर्ड क्लास संचालन हो रहा है, उसमें स्मार्ट क्लास लगा हुआ है, दोनों में स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाई हो रही है। हमने उसके लिए जो प्रतियोगी छात्र हैं उनके लिए लाइब्रेरी की भी सुविधा प्रोवाइड की है। राजकीय पुस्तकालय में भी कॉम्पिटिटिव बुक्स रखी हुई हैं, नेशनल इंटर कॉलेज में भी रखी हुई हैं और आश्रम पद्धति विद्यालय में भी रखी हुई हैं। तो जो छात्र प्रतियोगी इसका अध्ययन करना चाहें उसका भी अध्ययन कर सकते हैं। और हमारे यहाँ जो कोचिंग चलता है उसमें हम लोग टेस्ट सीरीज और जो भी इस तरीके के आवश्यक संसाधन है वो सब हम लोग उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे जिले के समाज कल्याण अधिकारी और इनसे कुछ बिंदुओं पे और कुछ मुख्य बिंदुओं पर बात हुई। जल्द ही ऐसी समस्याओं से संबंधित वीडियो लेके हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।